Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss a very important topic and which is also an impact of the Russia-Ukraine war. So you know कि जैसे ही on 24th February 2022 रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर की तो उसके बाद ग्लोबल लेवल पे हमें काफ़ी सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। उसके काफ़ी सारे हमने इम्पैक्ट्स महसूस किए ग्लोबल लेवल पे, जैसा कि एनर्जी शॉर्टेज या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा डीप हुआ कंट्रीज़ में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स महसूस किए गए सारी दुनिया में। मोर ओवर फूड शॉर्टेज, फूड इनसिक्योरिटी भी फेस की गई। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि एक नया जो कोल्ड वॉर का एरा है वो स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आया। वो इस तरह के जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर की तो उसके बाद यूएस ने ये चाहा कि जो वर्ल्ड नेशंस हैं वो साइड लें, अलाइन हो जाएं, या तो फिर वो रशिया की साइड चली जाएं या तो फिर वो यूएस की साइड चली जाएं, जिसकी मैनिफेस्टेशन हमने देखी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जहाँ पे कंट्रीज़ को प्रेशराइज़ किया गया कि वो रशिया के अगेंस्ट वोट करें। ऑलराइट, सो एक ये मेजर इम्पैक्ट। और दूसरा, अगर हम नेटो की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बिगेस्ट डिफेंस अलायंस है कंसिस्टिंग ऑफ द 30 यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी डिफेंस अलायंस है। अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी टाइम से एक तरह से वो वीकन होती जा रही थी, इन अ सेंस के जो उसके अपने मेंबर्स हैं वो इस अलायंस पे अपना ट्रस्ट, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे थे। लाइक विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन 2019 जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ही सैड रिगार्डिंग नेटो दैट इट इज़ एक्सपीरियंसिंग ब्रेन डेथ। ऑलराइट, सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म है जो उन्होंने नेटो के लिए इस्तेमाल किया। एंड ही सैड दैट आई वुड नॉट अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग नेटो अ ब्रेन डेड अलायंस। लेकिन इसका अब जो वॉर स्टार्ट हुई है इसका इम्पेक्ट ये भी हुआ है कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था नेटो अलायंस में, जो उसकी स्ट्रेंथ को अंडरमाइन कर रहा था, अब वो फैक्टर एलिमिनेट हो चुका है बिकॉज इट हैज़ काइंड ऑफ यूनाइटेड दिस यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस। और अब जो नेटो मेंबर्स हैं उनको ये मौका मिला है कि वो इस अलायंस को ज़्यादा मजबूत बनाएं, मिलिट्री कोऑपरेशन को ज़्यादा इन्हेंस करें, अपने वेपन्स की एडवांसमेंट पे काम करें और मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करें, ताकि नेटो अलायंस एक स्ट्रॉन्ग अलायंस ही रहे अगेंस्ट दी एनिमी। अगर हम नेटो के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यू नो कि नेटो इज़ स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल जो है इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूएसएसआर। यानी कि आप जानते हैं कि 1945 ऑनवर्ड्स दिस वर्ल्ड वाज बायपोलर, यानी यहाँ पे दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसएसआर, दूसरी यूएस। तो यूएसएसआर की तरफ से कम्युनिज़म का इन्फ्लुएंस था एंड यूएस की तरफ से कैपिटलिज़म का इन्फ्लुएंस था। यूएस चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स कैपिटलिस्ट हों, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हों, जबकि यूएसएसआर चाहता था कि वो कम्युनिज़म को स्प्रेड करे, स्पेशली जो उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है एक कम्युनिस्ट स्टेट्स में तब्दील करे। तो उस टाइम में जो वीकर कंट्रीज़ थे, जो कि लिबरल डेमोक्रेसीज़ थी, जो स्पेशली जो सराउंडिंग में थी यूएसएसआर के, और वो मिलिटरीली वीक थी या फिर उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मीज़ उस टाइम मौजूद नहीं थी, तो एट दैट टाइम ये जो यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस है इसको बनाया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज लिबरल डेमोक्रेसीज़ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रशियन एग्रेशन। यानी कि उन स्टेट्स को रशिया के इन्वेजन से बचाने के लिए ये अलायंस बनाया गया था। और इसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ आर्टिकल
5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसमें ये कहा गया है कि ऑल सिग्नेटरीज कंसीडर एन अटैक ऑन वन एन अटैक अगेंस्ट ऑल, यानी कि अगर एक नेटो मेंबर पर अटैक किया जाता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल दी नेटो मेंबर्स, यानी अगर 30 में से किसी एक मेंबर पर हमला किया जाता है तो उसको तमाम 30 के 30 नेटो ममालिक पर हमला समझा जाएगा। एंड इन दैट केस जो बाकी के तमाम नेटो कंट्रीज़ हैं मिलकर उस फॉरेन एग्रेसर के अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे और अपने नेटो मेंबर कंट्री को हर तरह से डिफेंड करेंगे। ऑलराइट, तो नेटो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो आज हम जिस हवाले से बात करेंगे, वन ऑफ द मेजर्स इम्पैक्ट और द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर इज़ Sweden and Finland's bid for the North Atlantic Treaty Organization's membership. That means कि अब स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों कंट्रीज़ रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ये चाहते हैं अब कि ये नेटो की मेंबरशिप हासिल कर लें और फॉर्मल नेटो के मेंबर्स बन जाएं। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्वीडन और फिनलैंड का नेटो को ज्वाइन करना एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज़ ये दो वो कंट्रीज़ हैं जो हमेशा से यूएस और रशिया के बीच न्यूट्रल रहे हैं। इवन के कोल्ड वॉर एरा के दौरान भी यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो भी राइवलरी थी उसमें इन्होंने किसी के साथ अलाइन नहीं किया, किसी को भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, बल्कि न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए इन्होंने अपने आप को इस राइवलरी से दूर रखा। और इसके बाद भी काफ़ी जो है इन्होंने हमेशा से न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया हुआ था और इवन कि इन्होंने कभी नेटो की मेंबरशिप को कंसीडर ही नहीं किया, बिकॉज़ दे सेड कि ये प्रोवोकेटिव स्टेप होगा रशिया के लिए, सो इट्स बेटर कि हम लोग इस तरफ जाएं ही ना। और वैसे भी ये कंट्रीज़ इंटरनेशनल लॉ पे बहुत रिलाई करते हैं, लेकिन आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर इन कंट्रीज़ को ऐसा लगा कि इंटरनेशनल लॉ को कोई भी वायलेट कर सकता है। इट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी। इसके अलावा दे फियर रशियन एग्रेशन। दे थिंक कि हो सकता है कि फ्यूचर में रशिया इन्वेड करने की कोशिश करे, हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश करे अपने मफादात के लिए। तो दैट इज़ वाई नाउ दीज कंट्रीज़ think कि they should now join NATO, and for that purpose इन दोनों कंट्रीज़ ने अब अपनी एप्लीकेशंस नेटो के जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, वहाँ पे अपनी मेंबरशिप की एप्लीकेशंस को सबमिट कर दिया है। एंड दोज एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेटो, दैट इज़ जॉन स्टोलनबर्ग। और फिनलैंड और स्वीडन के इस स्टेप पर जो डेनमार्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया कि इन दोनों कंट्रीज़ की मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इन्हें नेटो का मेंबर बना लेना चाहिए, ताकि इससे जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनको इस बात का पता चल जाए कि वॉर इज़ ऑलवेज़ काउंटर प्रोडक्टिव और इसका उन पर हमेशा उल्टा असर ही होगा। यानी कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो दो कंट्रीज़ हमेशा से न्यूट्रल रहे थे अब वो भी इस तरफ आ गए हैं कि नाउ दे आर थिंकिंग टू अलाइन विद यूएस एंड ज्वाइन द यूएस लेड वेस्टर्न डिफेंस अलायंस। अब अगर हम इन दो कंट्रीज़ की मेंबरशिप के रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी बात करें, क्या रुकावटें आ सकती हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहले तो रशिया का जो इस पर रिस्पॉन्स है दैट इज़ अ बिग ऑब्स्टिकल जिस पर नेटो को सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। क्योंकि जैसे ही फिनलैंड ने ये ऐलान किया कि दे आर कंसिडरिंग टू ज्वाइन नेटो, तो इस पर रशियन प्रेसिडेंट थ्रेटन देम के अगर उन्होंने ऐसा किया, नेटो को ज्वाइन करने का सोचा, तो दे विल हैव टू फेस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो उन्होंने एक्चुअली थ्रेटन किया फिनलैंड को। ऑलराइट, इसके अलावा ऑब्वियसली जब यूक्रेन ने ज्वाइन करने की कोशिश की नेटो को और अपनी मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन के प्रोसेस को
तेज़ किया, तो उसके बाद वी सॉ कि जब कोई एग्रीमेंट, कोई न्यूट्रल या कोई मिडिल ग्राउंड पे उनमें एग्रीमेंट नहीं हो पाई, तो एट लास्ट रशिया वाज कंपेल्ड टू अटैक यूक्रेन, क्योंकि रशिया को हरगिज़ ये बात कबूल नहीं है कि उसके नेबरिंग कंट्री में आकर नेटो के बेसिस इस्टेब्लिश किए जाएं और वहाँ पर नेटो के एडवांस्ड वेपन्स और मिलिट्री मौजूद हो, क्योंकि इस बात को रशिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा समझता है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो यही है कि रशिया वोंट अलो दीज कंट्रीज़ टू कंटिन्यू विद दिस नेटो मेंबरशिप प्रोसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़, अगर हम नेटो के अंदर की बात करें तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि नेटो जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है और उसको स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके तमाम मेंबर्स की हर डिसीजन मेकिंग में इक्वल से है। देयर इज़ इक्वालिटी अमंग ऑल द नेटो मेंबर्स। कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें तमाम 30 के 30 कंट्रीज़ का अप्रूवल ज़रूरी है। अगर एक भी डिसएग्री करता है तो इन दैट केस दैट डिसीजन इज़ रिजेक्टेड। Similarly, now in the case of the acceptance of the membership of Finland and Sweden into the NATO in the North Atlantic Treaty Organization, इसके लिए सबसे पहले जो तमाम नेटो के 30 मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल की ज़रूरत होगी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर मे अप्रूव ईजीली, बट टर्की ने जैसे ही इस बात को ऐलान किया गया कि ये दो कंट्रीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं नेटो को, तो जो टर्किश प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दगान, ही इनिशियली सैड कि वी विल नॉट अप्रूव ऑफ देयर मेंबरशिप, यानी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो हरगिज़ भी इन्हें अप्रूव नहीं करेंगे मेंबरशिप को। अब सवाल यहाँ पर ये बात पैदा होता है कि आखिर टर्की जो है इनकी मेंबरशिप को क्यों कबूल नहीं करना चाहता। सो द थिंग इज़ दैट टर्की को इससे ये प्रॉब्लम है। बात यह है कि जो टर्की में एक कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है, वो कुर्दिश पॉपुलेशन जो है वो उनकी मूवमेंट होती है फॉर इंडिपेंडेंस। कुर्दिश पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट नंबर में रहती है तुर्की में और वो एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट है उनकी, और वो चाहते हैं कि वो तुर्की से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए नेशनैलिटी की बेसिस पर। लेकिन तुर्की जो है उनकी इस मूवमेंट को सप्रेस करता है, लेकिन फ़िनलैंड और स्वीडन उस मूवमेंट को, या आप कह सकते हैं कि उन कुर्दिश ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम तुर्की और इन दो नॉर्डिक कंट्रीज़ के बीच में रिसेंट बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मसला ये है कि चंद कुर्दिश मिलिटेंट्स जो हैं जिन पर टर्किश गवर्नमेंट ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, वो भागकर चले गए हैं स्वीडन और फ़िनलैंड। वहाँ जाके उन्होंने पनाह हासिल की हुई है और तुर्की ये चाहता है कि उन मिलिटेंट्स को पनाह ना दी जाए बल्कि उनको तुर्की वापस भेजा जाए, उनकी एक्स्ट्राडिशन की जाए ताकि फिर वो यहाँ वापस आएँ और उनको फिर लॉ के हिसाब से टर्किश गवर्नमेंट पनिशमेंट दे। लेकिन फ़िनलैंड और स्वीडन इन दोनों कंट्रीज़ ने तुर्किश मिलिटेंट्स को पनाह दे रखी है और एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस के लिए वो एग्री नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल दिस जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोलनबर्ग, ही एग्री टू सॉर्ट आउट दिस इशू बिटवीन दीज नॉर्डिक कंट्रीज़ एंड तुर्की, एंड उन्होंने आकर उनके बीच में नेगोशिएशंस कराई ताकि उनके जो भी मसले हैं वो नेगोशिएशंस के थ्रू हल कर लिए जाएं, ताकि ये जो एक ऑब्स्टिकल है उनकी मेंबरशिप में उसको भी एलिमिनेट किया जा सके। सो फाइनली दे गॉट ऑन दी नेगोशिएशन टेबल, उन्होंने आपस में बातचीत की एंड फाइनली नाउ दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम, जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू एलिमिनेट दी सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, जिसमें दो कुर्दिश एलिमेंट्स जो भी हैं जो भाग कर चले गए हैं स्वीडन और फिनलैंड, उनको स्वीडिश और फिनिश लॉ के हिसाब से उन पर एक्शन लिया जाएगा एंड हो सकता है कि उनकी एक्स्ट्राडिशन पे भी काम किया जाए आगे चल के। मोरोवर तुर्की पर इन कंट्रीज़ ने आर्म्स एम्बार्गो भी लगाया हुआ है फॉर दी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वेपन्स, तो उसको भी लिफ्ट कर दिया जाएगा। सो नाउ टर्की हैज़ गॉट व्हाट इट वांटेड, ऑलराइट। सो नाउ आफ्टर दिस memorandum, now Turkey has accepted
and or approved for their membership in the NATO. और अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये दो कंट्रीज़ चल के आगे नेटो के मेंबर्स बन जाते हैं तो इट विल बी a very significant development and will have consequences for the entire world. All right, so let's end this topic here. Today we discussed a very important topic that followed the Russia-Ukraine war, obviously. So if you found it helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.